Namaste, I Xavier Vijay Tripathi. I am working as an assistant professor in the Department of Humanities and Social Science under the Faculty of Education and Methodology. आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है प्राचीन भारत के दो महानतम सम्राट सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर जो कि मैसेडोनिया का राजा था और यह बचपन से ही पूरी दुनिया को जीतने का ख्वाब देखता था और ग्रीक स्रोतों के हिसाब से सिकंदर अपने मरने से पहले लगभग आधी दुनिया को जीत लिया था, लेकिन दुनिया उतनी ही नहीं थी जितना उसने जीता था, बल्कि दुनिया का सिर्फ 15% भाग ही उसने जीता था, सिर्फ 15% भाग। लेकिन दुनिया का 15% भाग जीतना भी कोई छोटी बात नहीं है। इसी सिकंदर को हम पढ़ेंगे, साथ में भारत के महानतम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को भी हम इस वीडियो में समझेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य जिसने भारत को ये कहें कि भारत के इतिहास की शुरुआत ही मौर्य साम्राज्य से होती है। चंद्रगुप्त मौर्य का एक साम्राज्य जो बहुत बड़ा था, आज के भारत से लगभग दोगुना क्षेत्र पर मौर्यों ने रूल किया। इसी के वंश में आगे चल के अशोक जैसा महान सम्राट हुआ, जिसे अशोक महान की उपाधि दी गई है। तो अब हम शुरू करते हैं इनके बारे में पढ़ना। सिकंदर का जन्म 556 ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट 556 ईसा पूर्व में प्राचीन ग्रीस के पेला में हुआ था। ध्यान देना है कि पेला में हुआ था और वह 20 साल की आयु में अपने पिता राजा फिलिप द्वितीय के बाद सिंहासन पर बैठा। इसके जन्म से रिलेटेड एक कहानी है। इसके फादर का नाम तो फिलिप है, फिलिप सेकंड, और इसकी माता का नाम है ओलंपिया। फिलिप ऑलरेडी मैरिड था। उसने ओलंपिया एक शत्रु राज्य की राजकुमारी से विवाह किया और इसी से कहते हैं कि सिकंदर का जन्म हुआ। लेकिन इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी ये है कि ओलंपिया भगवान जो ज्यूइश हैं उनकी बहुत बड़ी भक्ता थी और वह एक ऐसे पुत्र की मांग कर रही थी जो दैवी शक्ति से परिपूर्ण हो, और वह उसी के लिए हमेशा पागलपन की हदों को पार करती थी। चूँकि फिलिप सेकंड को पसंद नहीं करती थी तो इन दोनों के बीच में कोई शारीरिक संबंध बने नहीं। लेकिन ओलंपिया फिर भी माँ बनी और उसने सिकंदर को जन्म दिया। जब वह माँ बनी तो फिलिप एक युद्ध अभियान में गए हुए थे। जब वापस लौटे तो उन्हें पता चला कि उनकी दूसरी बीवी ओलंपिया ने एक पुत्र को जन्म दिया है। यह बात जब उन्हें पता चली तो उन्होंने उस नए पैदा हुए पुत्र को अपना पुत्र मानने से ही इनकार कर दिया। तो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है जिसका खामियाजा जीवन भर सिकंदर को भुगतना पड़ता है। सिकंदर को कभी भी अपने पिता का प्यार नहीं मिला। अब आगे चलते हैं। बचपन में ओलंपिया ने उसे युद्ध की शिक्षा दीक्षा प्राप्त कराई। बाद में अरस्तु के पास उसे शिक्षा लेने के लिए भेज दिया गया। अरस्तु जो कि उस समय ही नहीं, आधुनिक इतिहास में भी अगर हम बात करें, आज अगर हम पूरे दुनिया में कुछ प्रसिद्ध लोगों की बात करें तो अरस्तु उनमें से एक होगा, जो बहुत ही बड़ा दार्शनिक, साथ में वैज्ञानिक, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर सब कुछ था। उसी का एक शिष्य था सिकंदर, जिसे सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है। सिकंदर का नाम है अलेक्जेंडर तृतीय, अलेक्जेंडर थर्ड। अब इसके नाम के पीछे की कहानी यह है कि नाम तो है अलेक्जेंडर। जब यह पारसिया पहुंचा, फारस, तो फारस में इसे बोला गया इस्कंदर, और फारस के बाद जब ये भारत पहुंचा तो भारतीय इतिहासकारों ने या इस्कंदर का अपभ्रंश सिकंदर बन गया। इसीलिए आज कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर। शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद बचपन से ही वो काफ़ी मेधावी था और युद्ध नीति, रणनीति बनाने में माहिर हो चुका था। अगले 10 वर्षों में सिकंदर ने पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के बड़े हिस्सों में अभियानों का नेतृत्व किया। अगले 10 वर्षों में यानी 20 से 30 साल की उम्र के बीच में उसने पूरी दुनिया को जीतने के अपने अभियान पे निकला।
उस कहते हैं, उस पे आरोप लगाते हैं कि सिकंदर ने ही अपने पिता फिलिप द्वितीय की हत्या करवा दी उसके ही बॉडीगार्ड से। बाद में उस बॉडीगार्ड का पीछा करके सिकंदर के कुछ विश्वास पात्रों ने उसका कत्ल कर दिया। तो ये रहस्य से कभी पर्दा उठ ही नहीं पाया कि सिकंदर ने ही क्या फिलिप द्वितीय की हत्या करवाई थी या फिर उसकी हत्या किन्हीं दूसरे कारणों से हुई। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि फिलिप चूंकि सिकंदर को अपना पुत्र नहीं मानता था, इसलिए उसने अपनी दूसरी बीबी, जो पहली बीबी का पुत्र था, उसे उत्तराधिकारी घोषित कर चुका था। सिकंदर जो कई अभियानों पे अपने पिता का साथ दे चुका था, वह ठगा हुआ महसूस किया और उसने फिलिप द्वितीय को शायद रास्ते में लाने के लिए अपने ये प्रयास किया होगा और उसने अपने पिता की हत्या करवा दी। 330 ईसा पूर्व में उसने गोगा मेला के निर्णायक युद्ध में डेरियस तृतीय को हरा दिया। यहाँ पर देखने वाली बात है कि डेरियस को हिंदी जो इतिहासकार हैं उन्होंने दारा तृतीय कहा है। दारा तृतीय। पर्शिया उस टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था और उसके पास लाखों की सेना थी, या ये कहें कि मैसेडोनिया से लगभग 40 गुना बड़ा साम्राज्य था। और फारसी दुनिया में व्यापार के लिए और अपने युद्ध कौशल के लिए जाने जाते थे। सिकंदर के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि पूरी दुनिया को अगर जीतना है तो वो सबसे पहले फारस को समाप्त करना पड़ेगा। इसलिए उसने अपनी एक बड़ी सेना के साथ फारस में प्रवेश किया और पारसिया और सिकंदर की सेना के बीच में युद्ध हुआ और लगभग 330 ईसा पूर्व में, यानी कि BC में, उन्होंने सिकंदर की सेना को पर्शिया की सेना को हरा दिया। पर्शिया की सेना को हरा दिया और अब उनका जो साम्राज्य है वो भारत के अफगानिस्तान के उत्तर पूर्व में अमू दरिया क्षेत्र में स्थित बैक्ट्रिया में एक लंबे अभियान के बाद वह हिंदू कुश पर्वत तक को पार किया और काबुल घाटी में प्रवेश किया। कहने का मतलब कि आप मैप में देखेंगे कि फारस के पर्शिया एम्पायर को हराने के पश्चात ये है मैसेडोनिया, इजिप्ट को भी उसने जीत लिया और ये इधर बढ़ता रहा। पर्शिया को जीतने के बाद उसकी सीमाएं भारत की व्यवहारिक सीमा को टच करने लगी। ये उस टाइम का सिकंदर का वो मैप के थ्रू है कि इतने क्षेत्रों को उसने अपने विभिन्न अभियानों के तहत 10 साल के ही अंतर्गत उसने इतने क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया था। सिकंदर के बारे में कहा जाता है कि वो अत्यंत क्रूर था। अगर कोई भी राजा उसके मार्ग पे आने वाला राज्य अगर उसके अधीनता स्वीकार नहीं करता था तो वह उस पर हमला करके उस पूरे राज्य को ही उजाड़ देता था या फिर चौपट कर देता था। तो यहाँ पर देखने वाली बात है, मैप के थ्रू आप देखेंगे कि यहाँ से निकलता है और विभिन्न क्षेत्रों को अर्मेनिया, पार्थिया, बैक्ट्रिया और ये पहुँच गया वो झेलम नदी के किनारे तक का ये एरिया या सिंधु नदी तक का एरिया, जिसे हम भारत की व्यावहारिक सीमा भी कहते हैं। ये अफ़गानिस्तान का वो क्षेत्र है जिसे हिंदू कुश पर्वत का क्षेत्र कहा जाता है। तो इस तरह से मैप के थ्रू आपने समझ लिया। अब आपके चलते हैं उसका भारतीय अभियान, सिकंदर का भारतीय अभियान 326-27 यानी 326-27 BC में सिकंदर अपने फारसी साम्राज्य की सबसे जो दूर की सीमा है, चूँकि पारस और भारत के बीच में सिंधु नदी एक बॉर्डर की तरह काम करती थी, इंडस रिवर जिसे हम कहते हैं, तो वह सबसे दूर की सीमा सिंधु को पार किया और अपना भारतीय अभियान यानी भारत को इन्वेड करने का जो उसका अभियान था वो शुरू किया, जो लगभग 2 वर्षों तक चला, 26 से लेके 326 से लेके 324 तक अप्रॉक्स। इसी बीच जब वह भारत की तरफ आ रहा था तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, वह तक्षशिला राज्य में आती थी और वहाँ पर उस टाइम पे तक्षशिला का शासक था आंभी कुमार जो चंद्रगुप्त मौर्य का सहपाठी रह चुका है तक्षशिला विश्वविद्यालय में, वह तक्षशिला का ही राजा था। और तक्षशिला में जब सिकंदर पहुंचा तो उसने बिना किसी युद्ध किए, बिना किसी शर्त के उसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, साथ ही उसने भारत में आगे अभियान करने के लिए सिकंदर को मदद देने का भी वचन दिया।
लेकिन जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़े झेलम पार करने के बाद, तो एक पहाड़ी राज्य था जिसे हम पोरस या पुरु राज्य कहते हैं। वहाँ पर एक शासक था जिसे ग्रीक स्रोतों के ने पोरस नाम दिया है। ग्रीक स्रोत में उसे पोरस के रूप में पहचाना जाता है। एक पुरु राज्य था, एक पहाड़ी राज्य था जो झेलम और चिनाब नदियों के बीच में था, पहाड़ी राज्य। वहाँ पर जब वो पहुँचा तो उसे एक महान शासक पोरस से उसका सामना, पहाड़ी शासक पोरस से सिकंदर का सामना हुआ। और इन दोनों के बीच में हाइडेस्पीस या फिर झेलम की लड़ाई, झेलम का युद्ध 326 बीसी। झेलम का युद्ध इसे कहते हैं, हाइडेस्पीस, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है, इन दोनों के बीच में हुआ। इसके बाद इस युद्ध में कहते हैं कि सिकंदर जीत गया। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि पोरस की जीत हुई, लेकिन इसमें सिकंदर की जीत ही मानेंगे, क्योंकि सिकंदर की सेना बहुत बड़ी थी, बहुत विशाल सेना थी। पहाड़ी सेना जो कि पुरु की सेना छोटी थी, तो हो सकता है कि युद्ध लंबा चला हो, पुरु की सेना ने वीरता बहुत दिखाई हो, लेकिन अंततः जीत सिकंदर की ही हुई होगी। तो उसने पोरस के साथ, जब पोरस को बंदी बना लिया गया, तो सिकंदर ने उनसे पूछा महान सम्राट पोरस से कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, आपके साथ अब क्या सुलूक किया जाए। तो पोरस ने कहा कि एक राजा जैसे दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही मेरे साथ व्यवहार किया जाए। इस बात से सिकंदर काफ़ी प्रभावित हुआ, वह काफ़ी खुश हुआ और उसने पोरस को जीवन दान दे के उनका राज्य वापस लौटा दिया। इसी बीच अब जब वो सिंधु नदी तक पहुंच गया, तो उसके बाद ये था कि अब वो भारत में आगे की तरफ बढ़ेगा। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि सिकंदर को ये पता ही नहीं था कि सिंधु के आगे भी कोई देश है या कोई ज़मीन है या कोई भारत है। उसको बस यही पता था कि वो सिंधु तक ही भारत है, और ये मान चुका था कि उसने भारत को जीत लिया। लेकिन उसको ये जानकारी मिली कि आगे भी भारत है, स्थानीय लोगों ने उसको बताया। अब वह भारत में आगे बढ़ना चाहता था, तभी स्थानीय लोगों से या उड़ती उड़ती उसे ये खबर मिली कि आगे एक बहुत बड़ा राज्य है जिसके पास लाखों की सेना है, जिसे मगध राज्य के नाम से हम जानते हैं। वहाँ पर नंदों का शासन है, जो 362 से 321 ईसा पूर्व तक जिन्होंने रूल किया। इन्हें ही बाद में धनानंद को हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की नींव रखता है। यहाँ पर सिकंदर को ऐसा बताया गया। सिकंदर आगे बढ़ना चाहता था कि एक बड़ा प्रतिद्वंदी मिला है और युद्ध करने में मजा आएगा, लेकिन अब उसकी सेना लगातार 8 वर्षों से युद्ध करके थक चुकी थी और वह व्यास नदी को पार करने के मूड में नहीं थी। सेना लगातार युद्धों में एकदम त्रस्त हो चुकी थी, कई सैनिक मारे भी जा चुके थे और कई बीमारियों से भी ग्रस्त थे। चूँकि बारिश का मौसम था, ब्यास नदी के किनारे बहुत सारे सैनिकों को मच्छरों ने काटा, तो बहुत सारे विभिन्न तरह की बीमारियों के शिकार बन गए। अब सेना का मन टूट चुका था और वो आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, लेकिन सिकंदर अभी भी आगे अभियान जारी रखना चाहता था। लेकिन जब उसे ये पता चला कि उसकी सेना आगे बढ़ने की इच्छुक नहीं है, तो उसने अपने अभियान को वहीं रोक कर वापस लौटने की योजना बनाई और लगभग 2 वर्ष वह भारत की सीमाओं पर बिताने के बाद भारत से वापस लौटा। पोरस की हार के बाद सिकंदर गंगा नदी बेसिन में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन पंजाब की 5 नदियों में अंतिम ब्यास तक पहुंचने पर सेनापतियों ने अपने जाने से इनकार कर दिया। इससे सिकंदर को वापस मुड़ने के लिए मजबूर कर दिया और वह दक्षिण की ओर सिंधु नदी के साथ आगे बढ़ते हुए इसके डेल्टा तक पहुंच गया, जहां उसने अपनी सेना का एक हिस्सा समुद्र के रास्ते मेसोपोटामिया भेज दिया। मेसोपोटामिया जिसे आज इराक का क्षेत्र बोलते हैं, जबकि दूसरे हिस्से को मकरान तट के साथ जमीन के रास्ते पर लेके आगे बढ़ा। 324 ईसा पूर्व में फारस में सूसा पहुंचा और अगले ही वर्ष वह बेबीलोन पहुंच गया, जिसे आज बगदाद के नाम से जानते हैं। यह है इराक का एक शहर बगदाद। माना जाता है कि उसके निरस्त भारतीय अभिमान के बावजूद सिकंदर कभी भी किसी लड़ाई में नहीं हारा और इस भविष्यवाणी को लगभग सही सिद्ध कर दिया कि वह पूरी दुनिया को जीत लेगा। अगर मौत नहीं होती तो हो सकता है ये पॉसिबल भी हो जाता। जिस समय सिकंदर भारत से वापस लौटा, उसकी सेना थकी हुई थी, वह भारतीय मानसून में लड़ते लड़ते थक चुकी थी और यह संभव है कि वह 2 महान सेनाओं की कहानियों से भयभीत थी जो आगे युद्ध के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, यानी नंदों की बात की जा रही है। बाद में 323 ईसा पूर्व में ही बेबीलोन में उसकी मौत हो गई और यहाँ से सिकंदर का विश्व विजय का अभियान जो सपना था वो भी पूरा नहीं हो पाया।
और इस तरह से सिकंदर की ये महान कहानी यहीं पर समाप्त हुई। कहते हैं कि जब सिकंदर भारत में था उसी समय नंदों का भी अंतिम काल चल रहा था। सिकंदर के ही भय से विष्णुगुप्त, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से या कौटिल्य के नाम से जानते हैं, वो जब यह उन सूचना पहुंची कि सिकंदर एक बड़ी सेना के साथ भारत की तरफ आ रहा है, तो विष्णुगुप्त उस टाइम भारत के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध के शरण में पहुंचे। उन्होंने धनानंद को समझाने की कोशिश की कि अगर मगध ने सिकंदर को रोकने का प्रयास नहीं किया तो शायद अखंड भारत के सपना यहीं टूट जाएगा और भारत में विदेशियों का कब्जा हो जाएगा। जब यह प्रस्ताव लेके चाणक्य धनानंद के पास पहुंचे तो धनानंद ने उनका अपमान किया और उनकी चुटिया पकड़ के उन्हें किले से बाहर या महल से बाहर फिकवा दिया, जिससे उन्होंने अपनी चुटिया को खोलते हुए उन्होंने शपथ ली कि मैं एक दिन नंद वंश का नाश करके यहाँ पर एक योग्य शासक को बैठाऊंगा। और उन्होंने कुछ ही समय बाद अपने ही गुरुकुल के एक छात्र चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित करके और बाद में उन्होंने धनानंद को मरवा कर और 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त को बैठाया और उसी ने मौर्य वंश की नींव रखी, या फिर कहें कि मौर्य वंश की शुरुआत की। तो आज की लेक्चर में हमने जाना सिकंदर का जन्म, सिकंदर का युद्ध और भारत का उसका अभियान, भारत से लौटने के बाद क्या परिस्थितियां रही और बेबीलोन में उसकी मौत हो गई। कहने का तात्पर्य है कि आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ आपके हाथ में ऐसा रह जाएगा जिसका मलाल हमेशा रहेगा। 30 वर्ष की उम्र में सिकंदर जैसा महान योद्धा जो अपने जीते जी एक भी युद्ध नहीं हारा था, जो महान राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ था और इतनी कम उम्र में कई सेनापतियों से सुसज्जित एक बड़ी सेना थी उसके पास, जिसने पारस जैसे महान साम्राज्य को उसने नेस्तनाबूद कर दिया। चूँकि भारत में आगे उसकी सेनाएं बढ़ना नहीं चाहती थी, अगर शायद बढ़ती तो अगर मगध और सिकंदर के बीच में युद्ध होता तो उसका क्या रिजल्ट रहता, ये भी एक जानने के लिए उत्सुकता वाली बात है। लेकिन फिर भी वह वापस लौटा और बेबीलोन में उसकी मौत हो गई। इस तरह से सिकंदर का ये चैप्टर ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर में हम चंद्रगुप्त के बारे में जानेंगे कि चंद्रगुप्त कौन था, वह किस वंश से था, उसकी जाति क्या थी और वह कैसे सम्राट बना, किन परिस्थितियों में उसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और कैसे एक महान साम्राज्य का जन्मदाता बना। आगे चल के मौर्यों ने एक बड़े क्षेत्र पे रूल किया और इस तरह से भारत का इतिहास या फिर कहे कि मगध का साम्राज्य की शुरुआत हुई। तो अगले लेक्चर में हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझेंगे। धन्यवाद।